Hello everyone, welcome to Sri Ramsa Yes YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where every day we used to conduct this session of daily news analysis. So आज इम्पॉर्टेंट क्या है, एक इंडेक्स देखते हैं कि हमें क्या कवर करना है। हिंदू में दो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, उनको कवर करेंगे और कुछ प्रीलिम्स और मेंस से एसोसिएटेड कुछ न्यूज़ हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से डायरेक्ट सवाल बन सकता है और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। सो दोनों को देखेंगे। मैं आपके सामने एक लिस्ट रख देती हूँ पहले, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। तो यहाँ पर ये तीन जो हैं ये आपके थोड़ा प्रीलिम्स एसोसिएटेड हैं। आज कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में हम जानेंगे। कल हमने अगर आप सेशंस रेगुलरली फॉलो करते हो तो हम थोड़ा कल यूपी घूमने गए थे। उत्तर प्रदेश में हमने दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में बात करी थी। आज हम थोड़ा सा एमपी घूम के आते हैं और कान्हा टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, क्योंकि न्यूज़ में है। और आपके लिए थोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट है कि कल मैंने आपको होमवर्क दिया था कि यूपी में बाकी जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो आप देख लो, मैप में लोकेट कर लो। अगर होमवर्क किया तो बहुत बढ़िया, क्योंकि फिर अब हम आज एमपी घूमेंगे। एमपी के काफ़ी प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और अगर आपने उनको मैप में लोकेट किया हुआ है तो आज जब मैं वापस से आपको ये होमवर्क देने वाली हूँ कि एमपी घूमेंगे तो एमपी के प्रोटेक्टेड एरियाज़ मैप में लोकेट करो। जिन्होंने कर रखे होंगे वो रिवाइज कर सकते हैं उस चीज़ को। तो ऐसे आपकी कितनी बार अब रिवीजन हो जाएगी ये आपको भी नहीं पता चलेगा, एंड यू विल सो कॉन्फिडेंट बाय द एंड, राइट, जब एग्जाम आने लगेगा। सो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ये छोटी एडवाइसेस जो आपको दी जाती हैं वो फॉलो कर लिया करो, आप ही के बेनिफिट के लिए हैं। कथकली डांस के बारे में जानेंगे, आर्ट एंड कल्चर से आप इसको लिंक कर सकते हो। फिर उसके बाद शनन पावर प्रोजेक्ट, कौन सी दो स्टेट्स इसमें एसोसिएटेड हैं, कौन सी रिवर इससे एसोसिएटेड है, वो रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है। सो विल टॉक अबाउट दैम। ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है। सो ये 3 आर्टिकल्स हैं। 2 एडिटोरियल्स हैं। पहला तो अ ग्लोबल ऑर्डर एज टेक्नोलॉजी इज मच नीडेड पोल स्टार, एंड सेकेंड एडिटोरियल इज सीइंग इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन थ्रू इट्स स्टेट्स। दोनों ही आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बेसिकली क्या बात कर रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला तो ये बात कर रहा है कि जहाँ इन्होंने रेफरेंस दिया है नेशन स्टेट का, आप नेशन स्टेट से क्या समझते हो वो जब आपको पता चल जाएगा तो आज आपको ये दिखेगा कि टेक्नोलॉजी जो है, मतलब आप देखते हो ना, साइबर अटैक हो गया, क्या कोई जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज रोक सकती हैं? कोई ज्योग्राफी बेस्ड रूल्स, मतलब अगर आप बोलो तो दे आर नो लॉन्गर इजीली एनफोर्सेबल ऑन दीज वर्चुअल वर्ल्ड। टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसके रिगार्डिंग ये बात है। नेशन स्टेट को टेक्नोलॉजी से कैसे लिंक किया हुआ है वो देखेंगे। सेकेंड इज कि आज जब आपके स्टेट्स और सेंटर की बात है तो जो आपके नेशनली डिटरमाइंड गोल्स हैं या सेंटर के प्लान्स हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, या आपने जो भी एनर्जी ट्रांजिशन के लिए आपने गोल्स बना रखे हैं वो ठीक है, लेकिन आपको स्टेट्स के साथ कॉपरेट करना रहेगा इस चीज़ में, क्योंकि जो आपका सेंटर लेवल पे गोल बना है हम इतना बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अचीव कर लेंगे या ये सब कुछ भी। सो देर आर नाउ डिफरेंट स्टेट्स इन द कंट्री। यू नीड टू मेक श्योर कि हर किसी स्टेट की अपनी प्रायोरिटी है, हर किसी स्टेट में कुछ कमियां होंगी, वो कहीं किसी चीज़ में पीछे होंगे, किसी चीज़ में आगे होंगे, कहीं कुछ गैप्स होंगे। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स एज वेल। सो आपको एक रेफरेंस, एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे ये आर्टिकल मतलब क्या कहता है। तो उसके बेसिस पे अब मैं प्रोसीड करूँगी। सेशन अच्छा लगता है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ें करनी होती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर सकते हो। टाइम मुझे पता है कि आपके पास बहुत ही वही प्रायोरिटी है, तो इसीलिए इट्स लाइक अगर अच्छा लगता है तो किसी को बस बोल सकते हो कि ये सेशंस अच्छे होते हैं, आप देख सकते हो, इतना भी चलेगा। अगर अच्छा लगता है दिल से, नहीं अच्छा लगता तो देखो भी मत, कहो भी मत, सब्सक्राइब भी मत करो, कुछ मत करो। लेकिन अगर अच्छा लग रहा है और फिर भी नहीं करते हो तो हमें थोड़ा बुरा लगता है। मोटिवेशन आती है, बस अच्छा लगता है, बाकी तो क्या ही है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला आर्टिकल, दैट इज अ ग्लोबल ऑर्डर एज टेक्नोलॉजीज मच नीडेड पोल स्टार। इसके लिए ना हम देखो, सिर्फ हम सुनने की बातें हैं, डिस्कशन की बातें हैं, बाकी जो लिखा हुआ है वो सब आप खुद से भी पढ़ सकते हो। उससे पहले, इसको शुरू करने से पहले मेरे को ये जानना है कि आप सबको नेशन स्टेट के बारे में क्या पता है। आप क्या समझते हो नेशन स्टेट से? इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, राइट। इंडिया देखो टेरिटोरियली बाउंडेड, बिल्कुल। एक सॉवरेन पॉलिटी, करेक्ट, मतलब दैट इज अ स्टेट दैट इज रूल्ड बाय द नेम ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ सिटीजन्स हु आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज अ नेशन। नेशन की जब मैं बात करती हूँ, जहाँ पर
बॉन्ड्स दैट क्रिएट अ नेशन स्टेट, वो वहाँ की नेशनैलिटी, टेरिटरी, लैंग्वेज, हिस्ट्री, कल्चर, रिलीजन, राइट. सो नेशन स्टेट अगर मैं बोलूँ इंडिया, तो एक टेरिटरीली बाउंडेड है, सॉवरेन पॉलिटी है, और यहाँ पर हम आपके रूल्स, आपके रेगुलेशंस, सो एवरीथिंग इज डिफरेंट, राइट. वो आपको डिफाइन अलग करता है दूसरी कंट्री से. अब बात ये है कि जैसे जैसे अब टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात भी है, विद टाइम आपको टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होना रहेगा, आपको आगे प्रोग्रेस भी करनी है, तो उसके बेनिफिट्स हैं टेक्नोलॉजी के. इसने ज़िंदगियाँ इतनी आसान कर दी हैं, तो हर चीज़ का फ़ायदा ही फ़ायदा देख रहे हो. चैलेंजेस आ रहे हैं, उसका क्या? इट रिक्वायर्स लाइक टू रीथिंक ऑन सम फंडामेंटल आइडियाज़ इन द गवर्नेंस. एक चैलेंज, एक क्या, बहुत से चैलेंज है. वन ऑफ द चैलेंज इज दैट टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड द वे वी थिंक अबाउट दीज नेशन स्टेट्स. मतलब साइबर अटैक है. साइबर अटैक की पावर है कि आप यहाँ बैठे दूसरी कंट्री के विदाउट फिजिकल बाउंड्रीज आप डिस्टर्ब कर सकते हो कंट्री की सोशल एग्जिस्टेंस, पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस. नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, Web3, पीयर टू पीयर नेटवर्क. तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जिसकी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर कि चैलेंज क्या है आर नेशन स्टेट्स को, ये जो चेंजिंग डायनामिक्स है, ये एक चैलेंज है यहाँ पर. मतलब like you have now the power to influence the areas like trade, commerce, health, education, even when they are outside the traditional and financial legal systems. मतलब education को भी आज आप मतलब you can influence that area. दूसरा challenge अगर आप देखो, so that is associated with enforceability issues. As far as enforceability issues are concerned, तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस वर्चुअल वर्ल्ड में एनफोर्स करना मुश्किल हो चुका है, एक चैलेंज है. वर्चुअल वर्ल्ड मतलब जैसे इंटरनेट आप समझ लो, इंटरनेट एंड ऑनलाइन एक्टिविटीज. सो इट इज़ अ बिग चैलेंज enforcing the rules and regulations in this domain, क्योंकि virtual activities they are not restricted to a specific ये physical location और ये country है. तो आप rules based, मतलब आप सोचो, imagine करो, if someone in one country commits a crime online that affects the people in other country, so it is challenging for the authorities to catch that, to punish the person who is responsible, because they might be in different parts of the world. So lack of geographical boundaries in this virtual world makes it even more harder to enforce the rules and hold people accountable for their actions. तो यहाँ पर there is a lack of global, आप ये देखो, there is a lack of, जब मैं बात कर रही हूँ तो ग्लोबली अगर आप देखो तो ग्लोबली एग्रीड अपॉन रूल्स जो हैं वो नहीं है. डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट लॉज एंड रेगुलेशंस टू रेगुलेट देयर इंटरनेट एंड ऑनलाइन एक्टिविटीज़. तो एक ग्लोबल एग्रीमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी कमी है, जिसकी वजह से इट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द कंट्रीज टू वर्क टुगेदर एंड एड्रेस दैट चैलेंजेस दैट क्रॉस बॉर्डर्स, राइट. उसके बाद सरकार, गवर्नमेंट फेस डिफिकल्टीज इन रेगुलेटिंग दीज न्यू टेक्नोलॉजीज. अगर आप आज देखो, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ऑपरेट कर रही हैं ग्लोबली, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, दे आज के टाइम पे डाटा ही एसेट है, डाटा गोल्ड है. जिसके पास डाटा है, आपको ये भी नहीं पता कि बड़ी बड़ी कंपनीज गूगल है, अमेजन है, गूगल, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, दीज बिग टेक कंपनीज. मतलब अगर ये बिग टेक कंपनीज की बात करें तो इन्होंने दे मेंशन द एग्जांपल कि दे हैव लाइक, दे आर वेरी पावरफुल इन टर्म्स ऑफ मनी. In fact, they are so big that their worth is even more than the entire economy of countries like Germany. क्यों? क्योंकि इनके पास डेटा है. The data has become like a valuable resource. तो यहाँ पर ये big tech companies have a lot of control how we use this internet. बात आ जाती है फिर privacy की, कंसर्न आ जाता है प्रिवेसी पे. देर आर एल्गोरिदम्स जो आज के टाइम पे एनालाइज कर लेते हैं कि आपका बिहेवियर एंड शो यू द थिंग्स दैट यू लाइक, राइट. तो थिंग्स कैन बी कंट्रोल्ड, व्हाट वी डू ऑनलाइन दे कैन बी इन्फ्लुएंस्ड. सो टेक्नोलॉजी का कोई बॉर्डर नहीं है, टेक्नोलॉजी डज नॉट हैव बॉर्डर. सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द कंट्रीज टू एनफोर्स देयर लॉज एंड रेगुलेशंस ऑनलाइन. तो ये कंसर्न आपकी प्रिवेसी पे भी आता है. सुनने की बात है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर कोई इजीली एक्सेस कर सकता है विदाउट आवर कंसेंट, तो यहाँ पर देयर इज a need for global rules and guidelines to deal with these challenges and products, right. privacy की बात जब हम कर रहे हैं तो डिजिटल हेल्थ और डेटा शेयरिंग, देखो कोविड पैंडमिक ने अपने को दिखाया है कि डिजिटल हेल्थ की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी. इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग एंड शेयरिंग द इम्पॉर्टेंट हेल्थ इन्फॉर्मेशन, but we need to make sure that this is done safely, securely,
country needs to have comprehensive laws about data transfer privacy also. So laws should be supported by a global regulatory framework, राइट तो यहाँ इंडिया के पास इस टाइम पे G20 की प्रेसिडेंसी है. जैसे आपने डिजास्टर रिजिलियंट को लेके, ग्रीन इनिशिएटिव्स को लेके आपने यहाँ बातें रखी हैं, तो आप एक ग्लोबली वी नीड टू मेक श्योर कि आप इस चीज़ में भी यू कैन शेप अप समथिंग. जैसे क्रिप्टो करेंसीज को लेके फाइनेंस मिनिस्टर एम्फेसाइज की ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन की ज़रूरत है. तो सिमिलर इज द केस विद दिस एस्पेक्ट ऑल्सो. तो ये आर्टिकल मेंशन कर रहा है कि इस चीज़ की ज़रूरत है, जहाँ पर See, India is currently like having this chair of G20, or this group include leaders from different countries who come together, discuss, make decisions on globally important issues, जिसमें से technology, how you shape it up, how it is used, governed worldwide, ये बहुत ज़्यादा important है, right? So it is important to have global coordination when it comes to technology, क्योंकि ये affect करती है सभी को around the world. So India can take a part in it, India can lead in it. India being like अभी इस टाइम पे having the chairmanship of being the chair of India's G20 forum, तो India's leadership here can play a very important role. ठीक है. अगला आर्टिकल कहता है क्या, वो बात कर रहा है एनर्जी की. ये आर्टिकल कहता है कि आपके कुछ लाइक यू हैव सर्टेन टारगेट्स, यू हैव मेड प्रोमिसेस टू फाइट क्लाइमेट चेंज, लेकिन जो अप्रोच है वो डिफरेंट सिचुएशंस में, जैसे हम बोलते हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस में जो क्लाइमेट चेंज को लेके अप्रोच है अलग अलग कंट्रीज़ की, वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं, कुछ डेवलप्ड भी हैं. सो जब दो कंट्रीज़ की अप्रोच अलग है, तो यहाँ पर आपको जब आप क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हो, आपने जो प्रोमिस किए हैं, अब थोड़ा सा और आओ नीचे, तो आपकी स्टेट्स हैं अलग अलग, स्टेट्स की भी अलग अलग अप्रोच हो सकती है. कैसे, क्यों, वो सब पढ़ते हैं. तो ये जो सेकंड एडिटोरियल है काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, ये बात कर रहा है स्टेट्स के विद रिस्पेक्ट टू में. सो इंडिया इज गेटिंग रेडी, मतलब टू सजेस्ट अ वेरी फ्लेक्सिबल अप्रोच टू एनर्जी. तो ये जो अप्रोच है ना, ये कंसीडर करती है लाइक डिफरेंट सिचुएशंस एंड डिफरेंट पाथ्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही है. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज कि हर एक कंट्री जो है दे हैव देयर यूनिक करेक्टरिस्टिक्स एंड देयर प्रायोरिटीज़. जब आप क्लीन एनर्जी की ट्रांजिशन की तरफ बात करते हो, तो हर एक कंट्री की अपने अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, अपने अपने दे हैव लाइक करेक्टरिस्टिक्स, दे यूनिक करेक्टरिस्टिक्स. इंडिया की बात करूँ तो इंडिया हैड मेड प्रोमिसेस टू फाइट क्लाइमेट चेंज कि बाय 2030 वी वांट 50% ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट नॉट हार्म द एनवायरमेंट, राइट. 50% इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से आनी चाहिए. 2000 मतलब 2070 तक वी आर एमिंग टू हैव नेट जीरो emissions. But to make these promises a reality, it is very important to understand and work with different states in India. Just a second, what has happened? एकदम से स्लाइड हो गई है चेंज. We need to go back. जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं इसकी कि स्टेट प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन ड्यू टू देयर मल्टी टियर गवर्नेंस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन एंड यूसेज. इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर स्टेट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दे हैव देयर ओन गवर्नमेंट, वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है व्हेन इट कम्स टू प्रोड्यूसिंग एंड यूजिंग द एनर्जी. तो यहाँ पर जो नेशनल गवर्नमेंट चाहती है और जो एक्चुअली स्टेट में है, वो जो गैप है, वी नीड टू ब्रिज दैट गैप. इसका मतलब वी नीड टू कंसीडर द डिफरेंट नीड्स, द प्रोसेसेस, द एबिलिटी ऑफ हर एक स्टेट. अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं अपने पेरेंट्स को बोलूँ कि मेरी आगे 2 बहनें और भी हैं, आई बीन द मीडिएटर, आई एम एट नेशनल लेवल, दे आर ग्लोबल लेवल, है ना. तो मैं उनको बोलूँगी कि हम कर लेंगे, आप टेंशन मत लो, बाय द एंड ऑफ जून आपको ये सब कुछ डन सॉर्टेड मिलेगा. मैं अपने सिस्टर्स के बिहाफ पे भी सब बोला हूँ. अब आगे जाके जब मैं काम डिवाइड कर रही हूँ, मैं अपने कुछ प्रोमिस कर रही हूँ, सो आई हैव टू सी कि वन ऑफ माई सिस्टर थोड़ी सी स्लो लर्नर है, एक बहुत जल्दी सीख जाती है, राइट. सो वो आपने अपने प्रोमिस किए हैं, बट यू नीड टू कंसीडर देयर डिफरेंट नीड्स, देयर एबिलिटीज. ये ही बात स्टेट्स को लेके भी है. यू आर लुकिंग एट इंडियाज प्रोग्रेस, वी कैन देखो, आप चाहते हो कि इंडिया हैड अ गोल टू हैव लाइक 175 गीगावाट ऑफ renewable energy by 2022. We have made progress, but only a few states like Gujarat, Rajasthan,
कर्नाटका, दे हैव अचीव्ड देयर इंडिविजुअल गोल्स. और 80% रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी दैट इज कंसंट्रेटेड इन द सर्दर्न रीजन्स ऑफ द कंट्री, द वेस्टर्न रीजन्स ऑफ द कंट्री. तो यहाँ पर 4 फंक्शंस जो है ना, मतलब 4 क्रिटिकल फंक्शंस इन द एनर्जी ट्रांजिशन दैट स्टेट कैन परफॉर्म, वो क्या है? पहला, states are responsible for implementing the national targets that are set by the central government. बिल्कुल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किए, states are responsible for implementing them. लेकिन these targets need to align with the priorities of each state, with the capability of each state. We need to consider the state specific needs, their circumstances when they are working towards national goal. दूसरा, स्टेट्स मस्ट एड्रेस, अभी आप ट्रांजिशन की तरफ मूव कर रहे हो, यू नीड टू एड्रेस सर्टेन इश्यूज इन द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर. मतलब यू नीड टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ हाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, जो अनरिलायबल सप्लाई है, ये सारे इश्यूज जो हैं वो आने वाले टाइम में और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएंगे व्हेन यू विल बी ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी. तीसरा, स्टेट्स एक्ट एज लेबोरेटरीज फॉर पॉलिसी इनोवेशंस. यानी कि ये कि स्टेट्स कभी कभी दे कम अप विद न्यू आइडियाज, दे कम अप विद क्रिएटिव आइडियाज फॉर द पॉलिसीज दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एनर्जी ट्रांजिशन. मान लो फॉर एग्जांपल जैसे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उन्होंने कुछ इम्प्लीमेंट किया जो सक्सेसफुल इनिशिएटिव रहा इन सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी टेक्नोलॉजीज. सो ये जो इनिशिएटिव्स हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन एट दी नेशनल लेवल. तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो आप उससे अच्छा लो. तो सेंट्रल गवर्नमेंट देन टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज सक्सेसफुल स्टेट्स एक्सपेरिमेंट्स और आप उसको लार्जर स्केल पे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो. लास्टली, स्टेट समटाइम्स बिकम ऑब्स्टेकल्स टू अचीव द नेशनल गोल्स अगर उन्हें ऐसा लगता है कि दीज गोल्स डू नॉट अलाइन विद देयर ओन प्रायोरिटीज. इसका मतलब अगर कोई स्टेट थिंक्स दैट द नेशनल गोल्स आर नॉट इन लाइन विद व्हाट दे कंसीडर इंपॉर्टेंट, they may resist, they may not fully cooperate. So ये बहुत ज़्यादा important है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए to work closely with the states, understand their concerns, ensure कि national goals जो आप डिज़ाइन कर रहे हो they consider these state priorities as well. ठीक है, तो इंडिया हैज सेट एम्बिशियस गोल फॉर इट्स एनर्जी ट्रांजिशन. बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा इफेक्टिव, यू नीड टू टेक सर्टेन फैक्टर्स, राइट. इंडिविजुअल स्टेट्स की आप बात कर रहे हो तो यू नीड टू टेक सर्टेन फैक्टर्स, देयर टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक ऑप्शंस, देयर फिजिकल स्पेस, पॉलिटिकल एंड सोशल इम्पेरेटिव्स. तो ये सब अलग अलग हैं अलग अलग स्टेट्स में. सो आपको प्लान करना पड़ेगा और यू नीड टू एग्जीक्यूट द एनर्जी ट्रांजिशन. तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेनी पड़ेगी. कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इज नेसेसरी, जिसमें यू नीड टू एनालाइज कि वेदर द टारगेट जो आपने सेट किया है बाय द इंडिविजुअल स्टेट दे अलाइन विद द नेशनल गोल्स. तो ये सारे जो इश्यूज हैं, या फिर कोई भी स्टेट हु इज इन्वॉल्व ऑलरेडी और दे आर फेसिंग लाइक डिफरेंट इश्यूज, लैक ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये साइड बाय साइड वी नीड टू मेक श्योर दैट ये हो. और साथ ही साथ ये आर्टिकल मेंशन करता है देयर इज अ नीड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क. A framework at the state level is very important to understand the plans, actions and governance process जो कि related है energy transition से. So this framework would provide transparency, accountability, affordability, reliability of the energy services. It also includes various stakeholders होंगे, public legitimacy ensure होगी, it will help the policy makers to make informed decisions. So overall ये article कहता है कि अगर आप जो भी एक्शंस ले रहे हो व्हेन यू आर ट्रांसफॉर्मिंग टू क्लीनर एनर्जी सोर्सेज इन इंडिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू कंसीडर द प्रायोरिटीज ऑफ ईच स्टेट, देयर सर्कमस्टांसेस बिकॉज दे आर यूनिक. दिस इन्वॉल्व्स लाइक टेक्नोलॉजी वहाँ पर अवेलेबिलिटी, फाइनेंसेस की अवेलेबिलिटी, सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, हाउ डिफरेंट सेक्टर्स आर कनेक्टेड. फिर प्लानिंग और एग्जीक्यूटिंग द ट्रांजिशन शुड इन्वॉल्व एनालाइजिंग द स्टेट्स टारगेट, their existing problems, allocating the resources properly. So it is very important to have transparency, accountability, affordability, reliability in the energy services. जहाँ पर different factors are involved in making the decision, right? So we can make faster progress in its energy transition where we understand the specific needs of each state as well. बात आ गई समझ में? क्लियर हो गया आर्टिकल? तो चलिए फिर आगे चलते हैं.
अगला आर्टिकल कहता है कि कथकली के बारे में, ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स थे आज जो द हिंदू के अंदर आए हैं, जो मैंने आपके लिए कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट जो आर्ट एंड कल्चर से लिंक करता है, दैट इज कथकली। K.K. Gopalakrishnan has recently released a captivating book titled Kathakali Dance Theatre, a visual narrative of sacred Indian mind. तो ये आप तस्वीर ना अपने माइंड में सेव कर लो, क्योंकि डांस आर्ट एंड कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड से आपके लिए एक होमवर्क देती हूँ, अलग अलग डांस फॉर्म्स है ना, उनको आज आप पढ़ो, क्योंकि आज हमने कथकली पढ़ा है तो आप कनेक्ट कर पाओगे बाकी डांस फॉर्म्स के साथ भी। तो अगर आज कवर कर लोगे तो डांस फॉर्म्स हो जाएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको 5 डांस फॉर्म दे देती हूँ, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक और सैत्रिय। ये 5 डांस फॉर्म्स हैं, इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स। आपको ये 5 कवर करने हैं आज। सिर्फ जो भी रेफर कर रहे हो आर्ट एंड कल्चर से वो खोलना है और ये पढ़ लेना, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और सैत्रिय। तो ये डांस फॉर्म्स कर लोगे तो आज की आज चीज़ें हो जाएंगी। रही बात कथकली की, सो बेसिकली इट इज़ अ मेल डोमिनेटेड परफॉर्मेंस होती है। यहाँ पर आप देखो, इट इज़ अ मोर डिटेल्ड फेशियल मेकअप, तस्वीर से चीज़ों को कैद करने की कोशिश करो। जहाँ पर जैसे ग्रीन कलर है वो रिप्रेजेंट करता है डिविनिटी, वर्च्यू, रेड रिप्रेजेंट करता है रॉयलिटी को, ब्लैक यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है इविल को, येलो रिप्रेजेंट करता है सेंट्स, विमेन, इसको। सो इट कंबाइंस डांस एंड ड्रामा दैट आर क्लोजली लिंक टू ईच अदर। सो जितना आप तस्वीर से देखने की कोशिश करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर यू कैन सी कि किस तरीके से यू हैव लाइक हेड गियर आर यूज, फेशियल मेकअप इज डन। सो ये डांस फॉर्म कौन सा है? कथकली। कथकली emerged in the 17th century in the kingdom of Travancore and यहाँ पर you see पहले तो it was performed in temples, बाद में ये art form gained popularity in the royal courts. It is based on Natya Shastra and written by Sage Bharat. Kathakali relies on Hasta Lakshana Dipika, right, which is another classical text for its hand gestures. 2020 की बिगनिंग में 20th सेंचुरी बिगनिंग के अंदर कथकली वॉज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, लेकिन ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट नाम हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, पोएट वल्लथल नारायणा मेनन और मन्नकाकुलम मुकुंद राजा took the initiative to set up Kerala Kalamandalam, a center of excellence for classical art forms for the revival of Kathakali. Kathakali combines dance, music, drama, footwork बहुत है, rhythmic है, hand gestures called mudras, and the dance uses their facial expression that are known as ras. राइट तो यहाँ पर मनी प्रवलम, ब्लेंड ऑफ मलयालम एंड संस्कृत इज अ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड इन कथकली सॉन्ग्स। और मेजर इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो मंदलम, छेंदा, दीज आर द मेजर इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड इन दी कथकली डांस। तो ये पता होना चाहिए, यहाँ से सवाल बन सकता है। ठीक है, अगला है कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? आज तो थोड़ा यूपी में नहीं, यूपी कल हो आए थे, एमपी में आज देखते हैं। अगर आप मेरे से एसोसिएटेड हो काफ़ी लंबे समय से तो आपको पता होगा हम एमपी के मोस्ट ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज कवर कर चुके हैं। कान्हा, इधर बांधवगढ़, इधर संजय डुबरी, पन्ना, और मैंने आपको मैप में भी लोकेट करवाया है सारे। इधर कंवल हो गया, तडोबा अंधेरी, इंद्रावती, उदांती सीता नदी, सतकोसिया, ये सारे कवर किए हैं। अगर आप रेगुलर हो सेशंस के साथ और एडवाइस फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा। ऊपर दुधवा है, पिलीभित है, राइट। तो रही बात कान्हा टाइगर रिजर्व की, तो मैप में अगर चलो एक मैप में दिखा देती हूँ, कहाँ गया, ये रहा, इसकी बात करेंगे। कान्हा टाइगर रिजर्व तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बगल में लगता है, बॉर्डर पे। लार्जेस्ट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। 1955 में इट वॉज डिक्लेयर द नेशनल पार्क, 1973 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया था। मध्य प्रदेश में मंडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। मैकाल रेंज ऑफ सतपुरा, सो वहाँ पड़ता है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हो, सवाल बन सकता है यहाँ से। एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया टू ऑफिशियली इंट्रोड्यूस अ मैस्कॉट, भूरसिंह द बारासिंघा। बारासिंघा जो है दैट इज द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश। सो दिस पार्क इज ग्लोबली रिस्पेक्टेड फॉर सेविंग बारासिंघा फ्रॉम नियर एक्सटेंशन। यहाँ पर आपको रॉयल बंगाल टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बियर, इंडियन वाइल्ड डॉग, ये स्पीशीज देखने को मिलेंगी। प्लांट्स की बात करूँ तो देर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल एंड अदर मिक्स्ड फॉरेस्ट ट्रीज। हाईलैंड फॉरेस्ट आर ट्रॉपिकली मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट टाइप। तो ये सब फ्लोरा एंड फना के स्पीशीज हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल बात करता है हिमाचल और पंजाब दे अपीयर सेट फॉर फेस ऑफ ओवर दी
शनन पावर प्रोजेक्ट, ये बेसिकली अभी नहीं है, काफ़ी पुराना है। अगर आप देखो तो मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में इट इज़ सिचुएटेड एट जोगिंदर नगर इन मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है। जब आप जाओ तो कभी देखना मंडी पड़ता है, तो वहाँ है ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब क्या हुआ था, लाइक 99 ईयर की लीज पे ब्रिटिश एरा के टाइम पे ये पावर प्रोजेक्ट जो है लीज पे पंजाब को दिया था। अब वो लीज जो है 2024 में वो खत्म होने वाली है। सो हिमाचल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड नॉट टू रीन्यू और एक्सटेंड द लीज पीरियड एंड वांट्स की वो टेक ओवर करे प्रोजेक्ट को। हिमाचल प्रदेश वांट्स द प्रोजेक्ट हैंडेड ओवर टू द स्टेट ऑन द एक्सपायरी ऑफ लीज पीरियड। पंजाब नहीं चाहता, पंजाब नहीं है इस मूड में टू लाइक इट इज प्रिपेयर टू टेक द लीगल रिकोर्स टू रिटेन इट, राइट। तो ये बात है यहाँ पर। अब रही बात शनन पावर प्रोजेक्ट की, तो ये 110 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट था और रिवर जो एसोसिएटेड है वो ध्यान में रख लो, उहल रिवर इससे एसोसिएटेड है। ये रिवर ब्यास की ट्रिब्यूटरी है और ये जो रिवर है इट ओरिजिनेट्स एट थमसार ग्लेशियर इन दी धौलाधर रेंज ऑफ हिमालयाज। तो ये इस पावर प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड कुछ बातें थी जो इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ी आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस सेशन आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगता है, कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड लक, गुड विशेस, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।